हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो ये लो जी, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस आपके सामने ये रहे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे मेरे साथ 9th और 10th में पढ़े होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब सिंपल है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो सारे के सारे इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। एक एक क्वेश्चन। और अगर कोई नया बच्चा है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है और उसके दिमाग में डाउट आ रहा है, यार ये क्या बोल रहा है बंदा, हर क्वेश्चन सेम आता है क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा चैनल है भरत कोरवाल करके। अच्छा, एक और बात, आपने देखा मैंने एक नहीं लिखा, मैंने एमसीक्यू नहीं लिखा, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। बट मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5, 6 की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा चैनल है भरत कोरवाल करके। ठीक है, इसके लाइव सेशन पे आना, लाइव पे, ठीक है, वीडियो पे नहीं, लाइव पे आना। कोई भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की हो, चाहे क्लास 11th की हो, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की हो, हिस्ट्री की, पोल साइंस की, कोई भी वीडियो खोल लेना जिसमें मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन मैच करवा रखा है। ठीक, एक एक क्वेश्चन। अगर दिमाग में फिर भी कोई डाउट है ना, तो जब आप पेपर देकर आओगे ना, मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। आप ये क्वेश्चन के साथ लाइव जो है मैं वीडियो बनाऊंगा और पता चल जाएगा जी कितना सेम आता है कितना नहीं आता। तो ये गलती मत करना छोड़ने की। और यकीन ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, बाकी बच्चों के आपको पता चल ही जाएगा। या मेरी कोई पुरानी वीडियो भी उठाकर देख लोगे ना, तो उसके अंदर भी नीचे बच्चे बता ही देंगे कि जी क्या सेम आता है क्या नहीं आता। ठीक है, चलो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम पीडीएफ वगैरह के लिए बोलते रहते हैं, तो पीडीएफ है। अच्छा, मैंने 1 मार्क्स की बात बताऊं तो जो एमसीक्यू है वो भी मैं यहीं पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, आ जाना। ठीक है, शाम को यहीं पर मैं टाइम बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स। ये मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। यहीं पर मैं बता दूंगा कि कितने बजे मैं आपके एमसीक्यू की लाइव वगैरह लेने वाला हूँ। ठीक है, इसी वाले चैनल पे लूंगा, भरत कोरवाल वाले की। या तो शायद आप तब देख रहे होंगे जब मैं लाइव अपलोड कर चुका हूँगा, तो इसी वजह से देख लेना। अगर लाइव होगी तो लाइव देख लेना अभी, और नहीं तो अगर मैंने लाइव करके सारी चीज़ें समझा भी दी, मतलब सारे एमसीक्यू करवा दिए, तो वो भी देख सकते हो। एक ही बात है, मतलब पूरे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सबके एमसीक्यू होंगे इसमें। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गई हो बात। दूसरी बात है बच्चे, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि अगर आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं होगा ना, तो आप एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, चाहे आपने क्वेश्चन को ल- वैसे तो कर लोगे, बट अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज आती है ना, तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा कि ये क्वेश्चन किस अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, और इसमें क्या चीज़ है जो आप लिख कर आना एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब अगर ये थोड़ी सी चीज़ ऐड हो जाती है तो क्या है, एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ऐसे ऐसे मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। मतलब सिंपल है, ये वीडियो, इस पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और जो वीडियो दे रखी है उसको देख लो। अगर आपका आधा मार्क्स कट जाए ना एमसीक्यू को छोड़कर, तब बात करेंगे। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर जो आपने पीडीएफ के अंदर दिए हैं, ये सारे के सारे आंसर एज इट इज़ ही लिखने हैं। देखो बच्चे, मैंने आंसर दिए ही इस वजह से हैं कि आप इसको एज इट इज़ लर्न कर पाओ। ठीक है, ऑल दो अगर आपको चैप्टर का अंदाजा है तो आप खुद बना के लिख सकते हो, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो है वो इसको एज इट इज़ लर्न करने की कोशिश करो। बाकी खुद तो फॉर्मेशन, अगर आपको पता है अगर आपको चैप्टर का अंदाजा नहीं है तो डिट्टो लर्न करो भाई। अगर आपको चैप्टर का अंदाजा है थोड़ा सा, तो आप बना के लिख सकते हो। तो अब तो 11th 12th में हुआ, बहुत अच्छे से आप आंसर फॉर्मेशन जान गए हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन सेम भी आ गया, सारे क्वेश्चन सेम भी आ गए, फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर मेरे 85 आ रहे हैं, सर मेरे 82 आ रहे हैं। मैं क्या मतलब 100 में से, मतलब अगर मान लो 60 की बात 80 की बात करें, तो 80 में से उनके आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 62 आ रहे हैं, 60। मैंने कहा भाई सारे क्वेश्चन तो सेम, आपके ऐसे क्यों आ रहे हैं? कह रहे सर 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स नहीं मिले, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 नहीं मिले, 4 में 4 नहीं मिले। तो वो इसी वजह से, क्योंकि आपने आंसर वैसे लिखा नहीं जैसे लिखा होना चाहिए था। इसकी वजह से एज इट इज़ लर्न कर लेना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं ना बड़े वाले क्वेश्चन में, तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अब आ जाते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और ये ज्वाइन कर लेना भरत खूरवाल वाला। ठीक है, यहीं पर लाइव करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। यहाँ आपसे पूछा जाए कि एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, चारों क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब देखो, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो कुछ काम करता है, तो एक्चुअल में उसके फंक्शन ही बताने हैं, काम ही बताने हैं। यस और नो? ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं नेशन के, साथ में स्टेट के, साथ में सोशल ग्रुप के, और
गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ और गवर्नमेंट की पावर लिखी हुई है, और ये हमारे लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स भी देता है। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? एक डॉक्यूमेंट वगैरह है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, राइट लिखी हुई है, पावर लिखे हुए हैं, गारंटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, प्रिंसिपल वगैरह लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ द नेशन लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं जो मैंने बताया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे नोट्स है, ठीक है? ये मैंने नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया। अगर किसी बच्चे को नोट्स भी चाहिए हो तो नोट्स यहाँ तो ना वैसे तो जब आप क्लास 12th में जाओगे या टर्म 2 में जाओगे तो आपको www.mainpointstudy.in डायरेक्टली गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तब तक शायद मैं अपलोड कर दूँ, है ना, वेबसाइट वगैरह पे। चलो जी शुरू करते हैं। तो ये वाला जो हमारा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ बेसिक जो सेट है, बेसिक रूल ऑफ सेट प्रोवाइड करता है जिससे एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कि बेसिक रूल प्रोवाइड करना जिससे लोगों में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, शांति बने। अब देखो मैं भी रूल फॉलो कर रहा हूँ, आप भी रूल फॉलो कर रहे हो, तो दिक्कत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और ये रूल कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का काम यही है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, कि ये बताता है कि किसके पास पावर किसके पास क्या पावर होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। बड़े बड़े डिसीजन लेने की बात कंट्री के अंदर पीएम की होगी, स्टेट के अंदर सीएम की होंगी, पुलिस को चोर को देखने का काम या लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम पुलिस का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखी है कि किसके पास क्या पावर होगी और गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, ये भी ठीक है, एंड इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है, ताकि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है और साथ ही में लोगों को उनके राइट्स के बारे में भी बताता है। गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाने का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट जो है ना लोगों के राइट्स ना छीन पाए। तो क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है ताकि वो लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल कर सके। इसका क्या मतलब है, मतलब एक बढ़िया सोसाइटी बनाने के लिए, हम जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देता है। इसका मतलब मान लो कहीं पर क्राइम हो रहा है, तो क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से जो है वो लागू करवा सकती है, ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। क्यों? ताकि वहाँ पर एक सभ्य समाज बन सके, एक अच्छी कंडीशन, एक जस्ट सोसाइटी बन सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। व्हेन आई आस्क यू हु आर यू, अगर मान लो लेट्स अज्यूम यू आर इन अदर कंट्री, मान लो किसी फॉरेन कंट्री में हो, एंड समबडी लाइक वॉक टू यू, और आपसे बोलता है कि हु आर यू, है ना, कोई भी ऑफिसर मान लो रैंडमली आके पूछता हु आर यू, आप क्या बोलोगे? अपना नाम बताओगे? नहीं, आप बोलोगे सबसे पहले आई एम इंडियन, ठीक है। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, इंडिया के अंदर हर बंदा जो है वो तो इंडियन ही है। नहीं बच्चे, इंडिया में हर बंदा जो है इंडिया में रहने वाला इंडियन नहीं है। इंडिया में अभी बहुत सारे फॉरेनर भी आए होंगे घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट आए, क्या मैं उनको इंडियन कह पाऊंगा? नहीं। क्या जो रिफ्यूजी आए हैं मैं क्या उनको इंडियन कह पाऊंगा? नहीं। ठीक है, कुछ इलीगल आए हैं, कुछ लीगल आए हैं, तो उनको भी नहीं कह पाऊंगा। मैं इसलिए ही अपने आप को इंडियन कह पाऊंगा क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्राइटेरिया लिखा है वो मैं फुलफिल करता हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को सिटीजन मानता है, इसके लिए मैं सिटीजन हूँ। मैं इसलिए सिटीजन नहीं हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बोरो कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन यानी दूसरों से बोरो किया गया, लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुके की तरह है जिसमें अलग अलग कंट्री के फ्लावर हैं, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ आपसे पूछा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। एक्चुअल में तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को है ना, एक है ना, पहली बात तो बता दूं बुके क्यों कहते हैं। बुके होता है ना, अलग अलग फ्लावर होते हैं, तो एक्चुअली बहुत सारे फ्लावर हमने दूसरी दूसरी कंट्री से लिए। सर इसका क्या मतलब है? एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है, कॉपी करी है, प्रोविजन लिए हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आता है? या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम वैसे करेंगे, बट आपसे ये तो पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से डिफरेंट भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें ली है, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ये इलेक्शन का तरीका है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा जब अभी इलेक्शन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बट इलेक्शन के तरीके जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में पार्लियामेंट रहे, कैसे पार्लियामेंट चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ को कैसे मेंटेन करना है, क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ में जो हमारा स्पीकर होता है ना,
है ना? इंस्टीट्यूशन का, लोकसभा का, राज्य, उनके पास क्या पावर होगी, क्या नहीं होगी, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और लास्ट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है? कोई भी लॉ बनता है, पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ से ली है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया? बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट, पहला फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। दूसरी बात कि हमने जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? वैसे जुडिशरी वाले के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो बताऊंगा ही मैं। बट जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी चाहे तो किसी भी रूल, जो भी कोई लॉ अगर बनाया गया है तो उसको दोबारा से रिव्यू कर सकती है, उस पर चाहे रोक भी लगा सकती है। ये पावर भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? नीति निर्देश तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि मिड डे मील, आपको पता है, मैंने बताया बहुत बार आपको। और साथ में हमारी जो मिड डे मील हो गई या पेंशन हो गई, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। इसमें और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस पूछा जाता है, बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि सेकंड वाले चैप्टर में है, वो राइट्स के बारे में ही दे रखा है। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। ये तो नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हो आप, है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और रेजिडुअल पावर भी, रेजिडुअल पावर याद है ना? नाइन्थ या टेंथ में हमने पढ़ा था, याद है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और लिस्ट पढ़ी थी, रेजिडुअल लिस्ट। रेजिडुअरी कहते हैं उसको, रेजिडुअल लिस्ट या रेजिडुअरी लिस्ट। ये क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट आज हैं। तो उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन जो है ना, बनाए जाएंगे, और किसके पास क्या पावर होगी, उस पर रूल बनाने का काम किसका होगा, ये हमने सारा का सारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे साइबर क्राइम हो गया, उस समय नहीं था, आज है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि वाई इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसके चार कारण है। पहला, मोड ऑफ प्रोबलेगेशन, ठीक है? दूसरा आपका हो गया द सब्सटेंशियल प्रोविजन, मतलब बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ पहले। और तीसरा है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है? चलो, और यही है हमारे तीन मेन पॉइंट। अब सबसे पहले तो मतलब बता देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मोड ऑफ प्रॉब्लम। देखो, पूरी दुनिया में ना तीन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी की लड़ाई के बाद बने हैं। प्रोमलगेशन का मतलब होता है कैसे आया है, ठीक है? मतलब किस मोड से आया है। मतलब हमारा हमारा साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लड़ाई के बाद बना है ना? इंडियन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों से, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी जो है, वो मैं आपको बता दूं, सिविल वॉर के बाद ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, वो जो यूनाइटेड स्टेट है वो भी एक टाइम पे गुलाम था। ये बात शायद आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, बट जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के आप पढ़ोगे 11th में, ठीक है? तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैं डालूंगा, ठीक है? एंड वैसे मैंने पिछले साल जो वीडियो डाली थी ना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, आपको पता है इतने टाइम बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो उस टाइम मतलब पिछले साल की वीडियो के अंदर से ही पूरा पेपर आया है हिस्ट्री का। पोल साइंस का भी वैसे यही होने वाला है, पता ही है आपको, बट मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट भी एक टाइम पे गुलाम हुआ करता था। तो ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन कंट्री के, आज़ादी की लड़ाई की बात बने, तो उन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो आज़ादी की लड़ाई की बात बने हो। जैसे नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता, क्योंकि कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं करा उन्होंने। यस सर, नो? चलो, नेक्स्ट आ जाए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वही है, वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो ठीक था, बट उसके बाद बहुत बार चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सब्सटेंसिव प्रोविजन। देखो, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो कंट्री अपनी कंट्री के हर एक, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के हर एक बंदे को कोई ना कोई रीज़न देता हो जिससे वो उसकी रिस्पेक्ट करे। जैसे मान लो कोई एक कोई देश है जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री, एक एक लोगों के बारे में, कुछ टाइप की जाति या कुछ टाइप के लोगों के बारे में कुछ गलत लिखा हो उस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको साथ में लेकर चलता है। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत होती है जो मेंबर ऑफ द ऑल सोसाइटी को साथ में लेकर चले, कैरी एवरी सेक्शन अलॉन्ग विद इट। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चलता है, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक, स्टेट, जो भी है, अलग अलग टाइप के लोग, कल्चरल वाइज, सबको साथ में लेकर चलता है। तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तीसरा पॉइंट है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर जो तीन इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, आपको पता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, आएंगे वो चैप्टर। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन तीनों के पास जो है वो पावर बैलेंस है, बटी हुई है, ठीक है? और तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब कुछ मिनिस्टर ही देख रहे हैं, सब कुछ जज ही देख रहे हैं, या सब कुछ एग्जीक्यूटिव ही देख, नहीं। सबके पास इक्वल पावर है और सब एक दूसरे पर चेक रखते हैं। और यही चीज़ जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक
सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। एक रीज़न और बता देता हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यू ये देखो चेक एंड बैलेंस जो बनाया था, एक दूसरे पे चेक रखते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका सबसे एक और मेन रीज़न है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ऐसे लोगों ने बनाया है जिनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करते हैं, और इसी वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की भी लोग वो रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आज लोग इसलिए भी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, चलो, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गई, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सारे के सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और उनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और इस यही तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन बताओ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है 3 में भी पूछा जाता है, 5 में भी, और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। मैं आपको सिंपल स्टोरी बताता हूँ, फिर आएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना ब्रिटेन के अंदर 1945 के अंदर है ना एक लेबर पार्टी आई थी। लेबर पार्टी, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। लेबर पार्टी आई थी और लेबर पार्टी के अंदर है ना, इंडिया लेबर पार्टी ने बोला कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और जो उस टाइम के वाइसराय थे इंडिया के, जिनका नाम था लॉर्ड वेवल, उन्होंने भी बोला कि हाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया जाएगा। उसके लिए कैबिनेट मिशन जो है प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया गया। याद रखना कब आया था, 46 में, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया गया। ठीक है, और जो लोग इलेक्ट करे गए थे ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इलेक्ट करे गए थे, यानी उसी के तर्ज पे, उसी इलेक्शन के सिस्टम के बेसिस पे करे थे। और साथ में 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर जो लोग ज़्यादा थे वहीं से चुने गए हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, और बाकी जो सारे लोग हो गए, उनको एक में रखा गया, और ऐसे ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे उनको, और चुना गया था उनको। ठीक है, और टोटल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी एमसीक्यू बनेगा, देखो। बेसिकली जो 292 लोग थे ना, वो ब्रिटिश इंडिया से, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलो, 292 ब्रिटिश इंडिया से, प्रिंसेस स्टेट से 93, और 4 चीफ कमिश्नर एरिया से चुने गए थे। चीफ कमिश्नर एरिया कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, सॉरी, अजमेर मारवाड़ एक ही बात है ना, कुर्ग, और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये टोटल 389 मेंबर है। कुर्ग बेसिकली पता ही है आपको, 10th में पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में चैप्टर, है ना। तो ये कर्नाटका में पड़ता है बाय द वे। तो 389 जो है वो मेंबर है टोटल, और इनकी जो सिटिंग हुई थी, ये इनकी फर्स्ट मीटिंग आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद 3 जून को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान के मेंबर को हटा दिया गया, और एंड में 299 लोग बच गए। और एंड में जब साइन करने की बारी आई तो 284 लोगों ने साइन किया, एंड में जो प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब वो आपसे पूछा जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, तो याद रखना है इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए कब फोर्स में आया, तो 26 जनवरी। ठीक है, ये साइन हुआ था। अगर फोर्स में पूछा जाए तो 26 जनवरी है। ठीक है जी, ये पूरा मैंने लिख दिया, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, है ना, ये सारी की सारी, और 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ, और 26 जनवरी को फोर्स में आया। ठीक है, टोटल मिला के 166 मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बंदा चेंज कर दे, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंज लाया जाना चाहिए तो वो ज़रूर आता है। तो यानी रिजिड भी है, ऐसा नहीं कोई भी चेंज कर सकता है, बट अगर चेंज लाना हो तो आ सकता है, यानी फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर स्टेट को बताता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर कोई भी जो है वो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारी की सारी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर है ना, वो लोगों से, अच्छा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सोच रहा सोर्स ऑफ वो सोर्स, यानी ये तो मैं बता ही चुका हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बाहर से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, तो ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। नेक्स्ट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को शो करता है, यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप को शो करता है। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है कि हम इंडियन है ना। आप अगर दूसरे देश के नागरिक बनते हो ना, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। सर ये तो सब में होता है, नहीं, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आप कुछ 9th 10th वाले बच्चे बड़ा वो हो गए होंगे, उनको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही होगी, सर ये तो पाकिस्तान वही वही वाला है ना। आपको थोड़ी बात है ना, मतलब ये है कि भाई जब भी दिमाग के अंदर कोई एग्जाम्पल देना होता है ना, पाकिस्तानी याद आता है ऐसे कामों के अंदर। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान है ना, अभी मैं बोल रहा था हमारा पाकिस्तान, वैसे हमारा ही है, बट है ना,
लेने की बात है कि कब लेंगे, बट ठीक है, समझ आ गया ना। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस हूँ, चेक कर लेना फैक्ट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो, पाकिस्तानी नहीं है मतलब ये है कि वो कोई यूके का लेकर बैठे सिटीजनशिप, कोई उसका फ्रांस का लेके बैठा है, कोई इटली का लेके बैठा है, ये सारे तो दूसरे देश के बने हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि एक एक टाइम पे आप दो देश की सिटीजनशिप ले सकते हो, इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एनआरआई बन सकते हो, एनआरआई का स्टेटस मिल जाएगा आपको, बट आप इंडियन सिटीजन ही कहलाओगे, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाओगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको पता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, 18+ को वोट, सबको वोटिंग राइट वगैरह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म पे चलता है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और याद रखना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब स्टार्टिंग में बना था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, 395 आर्टिकल, 22 जो थे पार्ट थे, और 8 शेड्यूल थे। आज तो 12 हैं, उस टाइम 8 थे। और अभी तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं 2019 के अकॉर्डिंग। यही लिख देना आप, 2019 जरूर लिखना, कहीं आप 2024 लिख दो, क्योंकि अमेंडमेंट तो अभी और भी हुए हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो टफ है। यार जब आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा तो टफ और इजी क्या देखना, 5 नंबर मिल रहे हैं तो। ठीक है, ऑल दो ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आता है तो ये 1 या 2 या 3 नंबर में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ये सीधा 5 में टपकता है। और अगर टपकता है, और अगर आपने ना पढ़ा हो, तो फिर आंसू भी टपकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसू ना टपके, इसके लिए इसको अपने दिमाग पे फोटोकॉपी कर लो। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहले मैं मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है प्रियम्बल, है ना सर? ये तो सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल। अपनी पोल साइंस या हिस्ट्री जो भी बुक है, स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने खोलोगे तो एंड में आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्रियम्बल मिल जाएगा। वो लिखा होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरन सोशलिस्ट, ये तो यही सारे के सारे वर्ड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर वर्ड को ऐसे एक्सप्लेन करने चाहता तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाता, बट मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए। वैसे मैं चाहूँ तो हर वर्ड को ना, ये इंडिपेंडेंट जो लिखा, इसको भी, इसकी भी अलग से 4-5 लाइनें पैराग्राफ लिख सकता हूँ, बट इतना नहीं करना। ठीक है, पहला है इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक कंट्री रहेगा। सर इंडिपेंडेंट तो समझ गए, सॉवरन क्या होता है? वो कंट्री जो अपने डिसीजन अपने ही देश के लोग, मतलब उसी देश के लोग जो है उस कंट्री के डिसीजन लेते हो। 1947 से पहले हम सॉवरन थे नहीं, ब्रिटिश हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। रिपब्लिक, उस कंट्री का लीडर उसी कंट्री से होना चाहिए, वो होता है रिपब्लिक, और वो इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वो हर एक एरिया जो, चाहे ब्रिटिश एरिया हो, ब्रिटिश इंडिया हो, या इंडिया के जो भी रजवाड़े वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट, जो भी इंडिया के अंदर मिलना चाहते हैं, उनको पार्ट ऑफ यूनियन बोला जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारे अलग अलग स्टेट होंगे ना, है ना, इंडिया के अंदर जो भी अलग अलग स्टेट होंगे, उनकी भी अलग अलग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों से चलेगा। सर लोगों से चलेगा, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंज होंगे ना, वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुना है, तो यानी सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन की लोगों से आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि सबको सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले, है ना, माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट हो, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हम हमेशा अपनी कंट्री की जो यूनिटी है वो बना के रखेंगे, पीस और वेलफेयर बना के रखेंगे। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें। और जब लिखा था मेंटेन दी यूनिटी, तो आप सेफ्टी भी लिख लेना कि अपनी थल से, जल से, और नेवी नेवी एयरफोर्स और हमारी आर्मी, ये तीनों के तीनों जो हैं, हर तरह से, एयर से हो गया, वाटर से हो गया, और लैंड से हो गया, तीनों से अपनी रक्षा करेंगे। तीनों में अगर कोई अटैक करता है तो रक्षा करेंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टाइल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने देखा है बहुत ही अंडररेटेड है, बट रिपीटेड है ना, मतलब ये बच्चे, ये देखो एक बात और बता दूं, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं क्या करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये मत करना यार। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए भी नहीं है। और इसको एक बार पीडीएफ जब डाउनलोड करो ना, सेव करके रख लेना, समझ रहे हो? क्योंकि फिर दोबारा लिंक पे जाओगे आप, दोबारा करोगे आप डाउनलोड वगैरह, इससे अच्छा है एक बार ही डाउनलोड करके रख लेना उसको, संभाल के रखना, क्योंकि फाइनल में भी यही काम आने वाली है आपके। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐड होंगे, और इक्का दुक्का तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा अगर आपने पहले से पीडीएफ अगर आपके पास होगी तो। मेरी बात समझ रहे हो? फिर अगर आप वो वीडियो, ये वाली वीडियो वगैरह देखोगे तो आपको तो 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, बट अगर सारी की सारी पीडीएफ आप अगर खो दोगे तो फिर दोबारा डाउनलोड करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? सिंपल है, देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी जिसमें 389 मेंबर थे ना, वो सारे के सारे लोग थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैसे काम करती थी। और इस नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनकी आपस में नहीं बनती थी, फिर भी उन्होंने साथ में आकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक्सप्लेन करो ये लाइन। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो तरीके से, दो प्रिंसिपल पे, दो मेन चीज़ों पे चलता था। एक तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी हर चीज़ पे बातचीत होती थी, सहमति होती थी, और अगर किसी चीज़ पर सहमति बन जाती थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाता था। और कभी सहमति नहीं बन पाती थी तो वोटिंग होती थी, और उसके बाद जो है उस फाइनल चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता था। ठीक है? तो ये हम प्रोसीजर फॉलो करते थे, और टोटल मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 166 बैठकें हुई है। ठीक है? अब आते हैं जी वही वाली चीज़ पे जो मैंने बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थी, जिनके जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे थे। और ये ऐसे लोग थे जिनकी आपस में नहीं बनती। दीज वर नॉट दी मैन हु एग्री विद ईच अदर ऑन मैनी टॉपिक। और ये लाइन है ना, ये लाइन ये मैंने बुक से लिखी हुई है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, ये मैंने खुद से बना के नहीं लिखा कि जिनकी आपस में नहीं बनती थी। बुक में लिखा हुआ है, ये बात सही है वैसे। बहुत बिल्कुल नहीं। हमारे जो अम्बेडकर जी थे, वो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस से तो बिल्कुल ही कन्नी काटी हुई थी कि भाई तुम तो गलती कर रहे हो, तुम तो शेड्यूल कास्ट का बुरा कर रहे हो, है ना। पटेल जी और नेहरू जी की नहीं बनती थी। और अगर कुछ बच्चों को नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री पहले हमारे पटेल जी बनने वाले थे। ठीक है, मतलब इन हमारे पटेल जी और नेहरू जी की भी नहीं बनती थी। ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों की नहीं बनती थी, फिर भी वो साथ आए। फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, अपने पर्सनल खुन्नस को साइड में रख के वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जो सबके लिए अच्छी है, जो उनके लिए नहीं सबके लिए अच्छी है, जो उनकी कम्युनिटी के लिए नहीं सबके लिए अच्छी है, जो उनकी लैंग्वेज के लिए नहीं सबकी लैंग्वेज के लिए अच्छी है, सब पूरी कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए काम किया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी हमारे सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कि डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक बार है ना मैं चेक कर लूँ यार। चलो, आ रही है, ठीक है जी, वॉइस बिल्कुल अच्छे से आ रही है। मैं पिछली बार मैंने वीडियो बनाई और पता चला यार वॉइस ही नहीं आ रही मेरे को यार। मैंने इतना दुख हुआ, मैंने कहा इतनी मेहनत करी मैंने वीडियो बनाने में, पता चल रहा है कि अ, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही। चलो, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक बार तो मैं ऑन करना भूल गया था। 1.5 घंटे तक बोले जा रहा हूँ, अरे भाई फ्लो फ्लो बन गया, मैंने कहा अब तो खींच दिया मीटर मैंने। पता चला तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो बस रोने ही वाला था मैं। बट ठीक है, मैंने कहा चलो बनाते हैं दोबारा से वीडियो। ठीक है, चलो। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, देखो सिंपल बताता हूँ। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये फंडामेंटल राइट वो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती है जो गवर्नमेंट को नहीं करनी होती। ठीक है, दूसरी बात, कि फंडामेंटल राइट है ना, ऐसी चीज़ें होती है जिसका वॉयलेशन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, जिनको नहीं तोड़ सकती जो है फंडामेंटल राइट। ये ना नेगेटिव इन नेचर होते हैं। नेगेटिव इन नेचर का मतलब है, अगर आप गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करती है या फंडामेंटल राइट को छेड़ती है किसी भी पर्सन के, तो केस हो सकता है। ठीक है, चलो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं सर, ये पॉजिटिव चीज़ें होती है। इसका मतलब जैसे मिड डे मील हो गई, ये चीज़ें पॉजिटिव इन नेचर होती है, यानी ये करनी चाहिए। ये वो चीज़ें होती है जिसको अनकरेज किया जाता है कि सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, और इनका उल्लंघन होने पर, या आप कह सकते हो इनके ना मिलने पर, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे अगर आपके इक्वालिटी के राइट का, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अगर आपको मिड डे मील नहीं मिलता है एक दिन, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी मेरे को एक दिन मिड डे मील नहीं मिला, या मेरे को पेंशन नहीं मिली, या मेरे को जो यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं वो नहीं मिले। ठीक है, चलो अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, यानी ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। और ये क्या करता है, इट एनकरेज द गवर्नमेंट टू डू समथिंग या डू सर्टेन थिंग। ये एनकरेज करता है गवर्नमेंट को। ये नेगेटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। इसको ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, यानी इसके उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, वायलेशन होने पर, और दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पार्ट 3 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 4 में लिखा हुआ है, इजी पॉइंट है ये, याद रखना है। और नेक्स्ट है, ये इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होते हैं और ये कम्युनिटी इन नेचर होते हैं। सर मतलब इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो सबके होते हैं। हर बंदे के अलग अलग फंडामेंटल राइट होते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा ना मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो आपको भी कोई दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही होगी ना। बट जब हमारी उसकी बात करते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ऐसे नहीं होगा कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ आपकी पेंशन ही आ रही हो, है ना। मेरे कहने का मतलब है पूरा सबकी आ रही होगी पेंशन, और अगर रुकी होगी तो सबकी रुकी होगी। तो ये कम्युनिटी नेचर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पहले से जो है, इनको कोई अलग से लेजिस्लेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी सिंपल मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट हमको मिल चुके हैं, जन्मजाति मिल जाते हैं। जैसे आप पैदा होते हैं आपको फंडामेंटल राइट मिल जाते हैं। बट ये चीज़ें जो होती है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं आई। जैसे बहुत सारे स्कूल के अंदर आज भी ऐसा है कि जहाँ पर मिड डे मील नहीं दिया जाता।
तो ये कुछ कुछ एरिया में होनी चाहिए, पूरी तरीके से नहीं दी गई है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये देखो जी। ये है जी बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन क्या मतलब, इसमें से ये एग्जाम के अंदर है ना, आपसे पूछा जा सकता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट वायलेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वैसे याद रखना। वैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर यही लिख के आ जाए, बिल्कुल यार यही लिख कर आ जाओ। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनने के चांसेस, जस्ट सेकेंड, 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनने के चांसेस कम रहते हैं। बट अगर फिर भी आता है ना, तो ज़्यादातर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछा जाता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में सिर्फ पूछा जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सिर्फ पूछा जाता है सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक है। चलो, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कानून की नज़र में सब बराबर है। दूसरी बात, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी बंदा आपके रिलीजन के रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे भेदभाव वगैरह नहीं कर सकता। आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और साथ में टाइटल्स वगैरह, टाइटल्स क्या होते हैं सर, नाम के आगे जो कुछ लगाते हैं ना, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, ये मैंने हिंदी वाली उसके अंदर भी बताया। एक है ना, लॉयर क्या करते हैं, एक क्वीन को, जो कि अब क्वीन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में रजवाड़ा वाला सिस्टम खत्म है, उसको हर हाइनेस कह के बुलाते हैं, जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अबॉलिशन हो चुका है टाइटल का। अब आप ऐसे टाइटल यूज नहीं कर सकते जो उसने खुद अचीव ना की हो। ठीक है, उन्होंने कौन सी जंग लड़ी है भाई, उनके दादा परदादाओं ने लड़ी होगी, उन्होंने थोड़ी ना लड़ी है ना। तो इसका क्या मतलब समझ आया आपको, इसका मतलब ये समझ आया कि वो टाइटल जो आपने खुद अचीव करा है ना, खुद अचीव, उसी का आप यूज कर सकते हो। जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे सीए, जैसे नाम के आगे अगर आप लगाते हो कर्नल, ठीक है, और हमारे और क्या हो सकता है नाम के आगे, ल्यूटिनेंट, ब्रिगेडियर, मेजर, है ना, आर्मी के, तो ये खुद मेहनत करी है उन्होंने, है ना। तो ये चीज़। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम कहता है कि आप अपनी बात को रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली रख सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, टेरिटरी भारत में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, किसी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। और साथ में आपको अगर पकड़ लिया जाए पुलिस द्वारा, तो भी आपको कुछ राइट दिए जाएंगे, और राइट टू एडुकेशन भी इसी के अंदर आता है। ये जो मैंने बोला ना पुलिस वाला, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की जी बात करते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो ही चीज़ें बैन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को बेच और खरीद नहीं सकते, और चाइल्ड लेबर, ये दोनों चीज़ें बैन है इसके अंदर। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये तो आपको पता है कि अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, दूसरों को बताने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैनेज कर सकते हो, मतलब कीर्तन वगैरह करना चाहो तो वो कर सकते हो, ये सारी की सारी पंडाल वगैरह लगाना जो होता है ना, वो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमोशन, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप टैक्स दे सकते हो। ठीक है, टैक्स मतलब ये जैसे कि मान लो कोई दशहरा वगैरह हो रहा है ना, अभी होगा नवरात्रों के बाद, तो ये क्या है, आप इसके लिए पर्ची वगैरह कटवा सकते हो। एक वर्ड होता है ज़कात, ज़कात दिया जाता है, मैंने सुना है आपने वर्ड, ज़कात वगैरह दे सकते हो आप। तो ये क्या है, ये एक तरह से प्रमोशन टैक्स है। ठीक है। और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि यार मंदिरों के अंदर है ना प्रसाद, मंदिर हो गए, हमारे गुरुद्वारे हो गए, या कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अ, मिठाई जो होती है ना, या प्रसाद कह सकते हो, प्रसाद कहना ज़्यादा सही रहेगा, बट अब मंदिर के अंदर, तो वहाँ पर जब आप प्रसाद खरीदने जाते हो ना, मतलब चढ़ाने से पहले कह रहा हूँ मैं, चढ़ाने के बाद तो प्रसाद है, वो चढ़ाने से पहले, मतलब जब चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे पहले जो होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और वो मंदिर के जो आसपास के होते हैं ना, वही देखते हैं वो, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आप ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो, ताकि रिलीजन के प्रमोशन के लिए वहाँ पर अगर कोई मंदिर बनता है या कुछ बनता है ना। अ, वैसे तो मैं आपको बता दूं, आई बिलीव इन गॉड, ऐसा नहीं है, बट मैं बहुत, मेरे को बहुत टाइम हो गया है मंदिर गए हुए। ठीक है, मैं मतलब बाहर से मत्था टेकता हूँ अगर मैं कभी भी जाता हूँ, जैसे स्कूटी वगैरह पे जा रहा हूँ, और घर के मंदिर में तो मत्था टेकते हैं, बट मैं बहुत टाइम हो गया, मैं बड़े मंदिर में नहीं गया, जैसे बाहर मंदिर होते हैं ना, उसमें नहीं गया। ठीक है। जैसे मंगलवार वगैरह भी होता है, तो मैं घर पे ही प्रसाद चढ़ाता हूँ। तो क्या है कि मैं बहुत टाइम पहले गया था, गुरुद्वारे गया था मैं। तो वहाँ पर जो होता है ना, आप चाहे 21 रुपये दो, चाहे आप 81 रुपये दो, चाहे आप 101 रुपये दो, आपको उतनी प्रसाद मिलेगी जितने को दूसरे को जितनी मिल रही है ना। अब क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है, पता नहीं, मैंने ली थी 51 की ली थी, किसी ने 101 की ली थी, सेम बाउल था, सब कुछ सेम था, है ना। तो ये अच्छी बात है, ऐसे मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं, मेरे को बढ़िया लगा ये सिस्टम। मैंने कहा भाई पैसे के हिसाब से नहीं तोल रहे, ये बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को, तो अच्छी बात है।
इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि आप रिलीजियस जो है उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए पैसे वगैरह भी दे सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा साफ सफाई, गुरुद्वारे में साफ सफाई के लिए, या जो भी पूरा सिस्टम होता है ना, वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर आके रहते हैं, इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पर, है ना। तो चाहे कोई भी हो वहाँ पर, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती, चाहे मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में हो, ये ठीक है चीज़। साफ सफाई तो रहनी चाहिए यार, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि मंदिर खुद ऑपरेट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी रेनोवेशन वगैरह का काम होता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चलो, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, तो इस वजह से ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, राइट ऑफ द माइनॉरिटी। अच्छा सर, रिलीजियस वाले और कल्चरल और एजुकेशन राइट में क्या डिफरेंस है? इसमें ना कल्चर से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये रिलीजन है पूरा, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज आते हैं, दोनों बहुत अलग चीज़ है। कल्चर रिलीजन दोनों बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है। मान लो मेरा कोई दोस्त है, ये रियल है वैसे, अ, मेरा दोस्त है, उनकी मदर है, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती है, मैं उनको नमस्ते ही करता हूँ। अब नमस्ते तो यार कल्चर है हमारा, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये कल्चर है। अब मैं, कोई भी मेरे को दिखता है ना मतलब मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई वो किस रिलीजन से है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, क्या है, जहाँ बड़े दिखते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते, तो ये क्या है, कल्चर है ना। रिलीजन अलग चीज़ हो जाती है, मेरी बात समझ गए ना। चलो जी, तो ये हमारे अब जीन्स में, आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो कल्चर और एडुकेशन, कल्चर और रिलीजन, आई होप डिफरेंस समझ आ गया। तो इसमें वही लैंग्वेज की बात करी गई है ना। जैसे आपने सुना होगा कि गुजराती स्कूल होते हैं, है ना, बंगाली स्कूल होते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से कल्चरल एजुकेशन राइट के अंदर ही आता है, या क्या है, आप ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, गुजराती स्कूल का या बंगाली स्कूल का, पंजाबी स्कूल का रिलीजन से एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाबी स्कूल तो क्या कहते हैं, वो रिलीजन से है, बट ऐसा नहीं है बच्चे। पंजाबी लैंग्वेज है, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, हमारे गुरुओं से जुड़ी हुई लैंग्वेज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिलीजन के लोग पंजाबी नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा लैंग्वेज स्पेसिफिक है ये, ठीक है। चलो, तो वो भी आप स्टैब्लिश वगैरह कर सकते हो। आज यार पता नहीं क्या हो गया, बड़े धार्मिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पता नहीं। ठीक है, कम करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। चलो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये लिख लो जी, ये लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके फर्स्ट टर्म में आया तो 5 नंबर में, और अगर नहीं आया तो फाइनल में 100% चांस है, 100%। लिख लो, कंफर्म आएगा ये। क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैंने आपको बताया था ना कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। ये कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में। ठीक है, क्या आप जा सकते हो अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, और जो कोर्ट है कुछ ऑर्डर देगा जिसको हम बोलते हैं रिट। अभी रिट का भी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं, डज रिजर्वेशन वॉयलेट द राइट टू इक्वालिटी। ये जो रिजर्वेशन दी जाती है SC ST के बच्चों को, जैसे कोई बच्चा होता है अगर 90% लाता है उसका कॉलेज में एडमिशन होता है, और SC ST का बच्चा 85% लाता है उसका भी सेम कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। क्या ये चीज़ राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करती है? क्या ये वॉयलेट करती है राइट टू इक्वालिटी को? आप बोलोगे सर करती है सर, एक का 90 में हो रहा है, एक का 85 में हो रहा है, ये तो भेदभाव हो रहा है। नहीं बच्चे, इक्वालिटी का मतलब बड़ा ज़रूरी है, ध्यान से समझना। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल लेवल पे लाना होता है। लेट्स एज्यूम कि कोई पर्सन है, कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है, और फैमिली में कोई नहीं है, 60 एज है ना, तो उनको पेंशन मिल रही है। अब सेम पेंशन आप अगर नीतू अंबानी को दोगे तो हंसी आएगी बस। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ बोलेंगे तो इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है, बेवकूफ़ी है। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना नहीं होता। सेम पेंशन अगर आप नीता अंबानी है, नीता अंबानी है जहाँ तक मेरे को याद, उनको दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना उनको ज़रूरत है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए तो लोन ले लें उनसे। बट मेरे को लगता नहीं कि उनको ज़रूरत है। तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली दिखाता है कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबको इक्वल लेवल पे लाना। एक बच्चा जो SC ST कम्युनिटी से, मान लो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर वो बिना कोचिंग गए, बिना कुछ करे, सिर्फ बुक से, बुक की नॉलेज से वो 85% ला रहा है, और दूसरा 90% ला रहा है, जबकि उसके पेरेंट्स वगैरह बहुत अच्छे एडुकेशन वगैरह उन्होंने ली है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे ट्यूशन टीचर हैं, सारी फैसिलिटी उसको मिल रही है। तो आप देखो 85% लाने वाला बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है ना। तो इसलिए उसको आगे करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह दी जाती है, और आर्टिकल 16(4) भी यही कहता है कि हाँ, जो रिजर्वेशन है वो किसी भी टाइप के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल लेवल पे लाना होता है, ना ही सबको इक्वल प्रोवाइड करना। ठीक है,
आर्टिकल 21 क्या कहता है? बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी बंदे से उसकी जान जो है वो नहीं ली जा सकती, ठीक है, विदाउट द लॉ, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब समझना, मान लो कोई पर्सन है जिसने कुछ गलत करा है, बहुत गलत करा है, आपने पकड़कर उसको जान से मार दिया, सुनना मेरी बात, केस आप पे भी बनेगा। ऑल्दो पता है कि सामने वाले ने गलत करा है, और आप मान लो मारा है आपने किसी को, तो केस आप पे भी बनेगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि आपने मारा है, इसलिए चाहे उसने गलत भी करा हो तब भी, अगर वो कुछ, अगर मान लो कोई टेररिस्ट भी हो ना, टेररिस्ट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बट अगर टेररिस्ट भी होता है, केस बनेगा। ऑल्दो आप मोरालिटी के बेस पे छूट जाओगे कि अब टेररिस्ट को क्या ही वो प्रोटेक्शन दे हम, है ना? तो समझ आ गया ना मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी बंदे से उसकी जान नहीं ली जा सकती। पुलिस वाले भी अगर किसी बंदे को पकड़ते हैं और कस्टडी में उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो पुलिस वालों पे केस हो जाता है कि भाई वो मर कैसे गया। समझ रहे हो? चाहे उस बंदे ने कोई भी क्राइम करा, वो मरा कैसे। ठीक है, तो किसी भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी को नहीं मार सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पहले तो मैं ना दो वर्ड के मतलब बता देता हूँ। एक तो होता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसपे शक होता है, कंफर्म नहीं है अभी, साबित नहीं हुआ। और एक होता है कन्विक्टेड, जिसका साबित हो चुका है। तो अगर कोई बंदा अरेस्टेड, सॉरी, अरेस्टेड पर्सन है, अभी अक्यूज्ड है, तो उसके क्या क्या राइट होते हैं? पहली बात तो ये है कि उसको बताना पड़ेगा, अगर उसको अरेस्टेड पर्सन है, किसी को अभी अभी पकड़ा गया, तो उसको बताना पड़ेगा जी क्यों पकड़ा है। दूसरी बात है कि उसको अपने को डिफेंड करने का पूरा पूरा राइट है, और अपने चॉइस का जो है वो लॉयर रखने का भी चॉइस है उसके पास। तीसरी बात है, उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये तो आपने बहुत बार मूवी में सुना भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन और राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम में हमने एक पॉइंट देखा था कि आप कहीं भी जा सकते हो, है ना, कहीं भी घूम सकते हो। बट एक्चुअल में राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन नहीं करता, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब बताता हूँ मैं, सुनो पहले। राइट टू फ्रीडम का मतलब आप बताया मैंने, कहीं भी जा सकते हो, है ना? बट लेट्स अज्यूम कि कोई पर्सन है जिस पे 100% हमारी जो स्पेशल एजेंसी है, हमारी जो भी है रॉ की एजेंसी है, लेट्स अज्यूम उनको पता चला कि यार एक पर्सन है जो इस कंट्री से आया है, पाकिस्तान से आया है। लेट्स, अब देखो ऐसा भी बात नहीं है कि सारे पाकिस्तान में गलत होंगे, बट भाई अच्छे भी नहीं है सारे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर पाकिस्तानों को भी वीज़ा दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है नहीं जी हमारी तो दिक्कतें बहुत है, हम तो नहीं, हम है ना पाकिस्तानियों को भी देते हैं। मैं आपको बता दूं वीज़ा, पता है किनको? मेडिकल वीज़ा वालों को। जिनको मेडिकल वीज़ा होता है या कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है, भाई इंसानियत हमारे में है, उनमें हो ना हो, बट हम सबको अलाउ करते हैं कि चलो भाई कर। वो अलग बात है कि वो भारत से सही होने के बाद वो दोबारा अपने देश जाके भारत को ही गाली बकेगा, बट हमारा काम तो सिर्फ अच्छा ही करना है। तो ये क्या है, अब मान लो कोई बंदा आता है बट गलत इंटेंशन के साथ आया है, अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आया, वो गलत इंटेंशन के साथ आया है। हमारी रॉ की एजेंसी को पता है कि भाई ये पक्का कुछ गलत करेगा, कंफर्म है, करा नहीं है अभी तक, करेगा। तो अब देखो, अगर उसने कुछ कर दिया तो क्या फायदा? अगर कर दिया उसके बाद पकड़ रहे हो आप, तो फिर तो ये बेवकूफ़ी हुई, जब क्योंकि पता था पहले से, है ना? और अगर आपने उसको पहले पकड़ा, मतलब अभी पकड़ लिया, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी कि यार इसको जेल में कैसे डाले, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। तो इसमें आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रिवेंटिव यानी, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे पहले ही किसी बंदे को डिटेन कर लेना। तो यानी अगर किसी पे शक हो तो उसको डिटेन कर लेना, इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑल दो गवर्नमेंट इसका बहुत बुरी तरीके से मिसयूज़ करती है। 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से जो भी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट आई है, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हमेशा किसी ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ के जेल में डाल देती है। ठीक है, अ, सब में नहीं, बहुत ऐसे भी केस होते हैं जिसमें पकड़ के जेल में डाल देती है। उस बंदे ने कुछ नहीं करा होता, वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होता है, ठीक है, सरकार के खिलाफ बोल रहा होता है, और सरकार पकड़ के उसको जेल में डाल देती है कि भाई तूने कुछ करा है, तू वॉयलेंस फैला रहा है, दंगे फैलाएगा तू, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हो। यही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, वो सिनेरियो मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों कहा था, क्योंकि इसका वॉयलेशन होने पर आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। ये बोलता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और बेसिकली जब आपके राइट टू, किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, आप कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट क्या करता है, कुछ रेट जारी करता है, कुछ ऑर्डर देता है। और वही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला है जी हीबस कॉर्पस। सर व्हाट डू यू मीन बाय हीबस कॉर्पस? हीबस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी अरेस्टेड पर्सन को गलत तरीके से पकड़ा गया है, तो
जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है कि उस बंदे को उसके कोर्ट के सामने पेश करे या उसको रिहा कर दे, ये होता है हीबस कॉर्पस। तीसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि अगर 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 कोर्ट को लगता है कि कोई बंदा अपनी लीगल ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से दूसरे के राइट को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंडेमस लगा देगा कोर्ट, और उसको फिर सस्पेंड वगैरह भी होना पड़ सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई कोर्ट जो है वो अपने एरिया से बाहर निकल के फैसला सुना रही है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मान लो वेस्ट दिल्ली का कोई केस है, वो नॉर्थ दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देख रही है, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो हायर कोर्ट है वो उस पर रोक लगा देगी, ठीक है, और उस ऑर्डर का नाम होगा प्रोहिबिशन। ठीक है। नेक्स्ट है कोवरेंटो। कोवरेंटो का क्या मतलब होता है? कोवरेंटो का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी जॉब पे बैठा हुआ है जो उस जॉब के लायक ना हो, और इन्वर्टेड कोमा गवर्नमेंट जॉब, किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में बैठा हुआ हो जो उस गवर्नमेंट की जॉब के लायक ना हो, तो उस पर कोवेरेंटर लगा के उसको हटाया जा सकता है, उसको उस जॉब करने से रोका जा सकता है। सर इसका एग्जांपल, मान लो कोई बंदा है जो आईपीएस है, पता चलता है वो तो 10th फेल है, तो क्या वो आईएएस रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। आईपीएस रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो उस पर कोवेरेंटर लगाया जाता है और उसे आईपीएस आईएएस की जॉब से हटाया जाता है। ठीक है। सर्त्योरारी, ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो इसी की वजह से इसको मैं सर्त्योरारी पढ़ रहा हूँ। अलग प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, या वैसे तो है नहीं, बट ठीक है। अभी क्या कहता है सर्त्योरारी? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत के किसी भी लोअर कोर्ट का कोई भी केस अपने ऊपर ट्रांसफर वगैरह कर सकती है। इसी को कहते हैं सर्त्योरारी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये बेसिकली वो गाइडलाइन होती है जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल मिड डे मील हो गया, है ना, या स्लॉटर ऑफ एनिमल हो गया, कैटल्स हो गया, स्लॉटर ऑफ पेट एनिमल या कैटल्स वगैरह कह सकते हो, जो हमारे लिए यूज़फुल है ना। और क्या हो गया, यूसीसी हो गया, और क्या हो गया, और पेंशन वगैरह वाला मैं बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, ये देखो लिखा भी होगा इसमें। ये यूसीसी हो गया, अल्कोहल वगैरह को बंद करवाना, कॉट इंडस्ट्री को प्रमोट करना, कैटल स्लॉटर को रोकना, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। और एक क्यों किया जाता है? ताकि सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस स्टैब्लिश करा जा सके, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले है ना हमारे 7 फंडामेंटल राइट होते थे, अब तो 6 है। 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था फंडामेंटल राइट, जो 1978 में हट गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, और इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 300 ए में। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट तो पढ़ लिया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है। सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है जो आप करो, बट हाँ अगर वो आप नहीं करते तो आपको जेल नहीं होगी। जैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना, है ना, हारमनी बना के रखना, शांति बना के रखना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और एक कब ऐड करी गई थी? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड करी गई थी। और उस ये लिखी हुई है आर्टिकल 51 ए में, ए से लेकर के तक सब में, ए बी सी डी। मैं सबका मतलब बता सकता हूँ आपको, बट आपके लिए कोई ज़रूरी है नहीं, ना ही बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। वैसे ए से लेकर के तक सारी बातें लिखी हुई है। टोटल मिला के 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पहले 10 थी और अब 11 है। ठीक है। और एक NHRC के बारे में लिखा है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लो बस, और इतना याद रख लो 1993 में बना था, और इसमें 5 मेंबर है। इसका काम है ये देखना कि किसी के दंगे वगैरह हो जाते हैं तो उसमें पीड़ित के केस वगैरह को देखना, और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वहाँ पर देखना, है ना। और साथ में जो जेल वगैरह है उसमें भी देखना कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे। मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। चलो जी, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, और चलो आ जाते हैं। तो बेसिकली ना इलेक्शन के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एफटीटीपी, और एक को कहते हैं एफपीटीपी, और दूसरा होता है पीआर सिस्टम। पहली बात तो मैं बता दूं, एफपीटीपी इंडिया के अंदर यूज़ होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पूरी कंट्री को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर वोटिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती है, सीट सीट बोला है मैंने, वोट नहीं बोला, सीट मिलती है, उस पार्टी का ही पीएम बनता है। ठीक है जी। और यहाँ पर है ना, आप वोट किसको देते हो? आप वो पर्सन को वोट देते हो, पार्टी को वोट नहीं देते, पर्सन को वोट देते हो। जैसे कि मान लो, लेट्स अज्यूम, इसका एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर जब एमपी के इलेक्शन अभी 2024 में ही तो हुए हैं, तो उसके अंदर जब आपने चुना था तो आपने सिर्फ ये लिखा था बीज, आपको तो नहीं पता होगा वैसे, अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप जाते हो तो जरूर देख के आना इलेक्शन, कि इसमें ये लिखा था बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सिर्फ यही नाम ही लिखे हुए थे, बंदे के नाम लिखे हुए थे। फिर बाद में उनका लोगो लिखा हुआ था, और कुछ तो निर्दलीय भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी को नहीं, आप बंदे को वोट देते हो यहाँ पर।
यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर है ना अलग अलग छोटे पार्ट में नहीं बांटा जाता, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ना अगर किसी को भी जीतना है तो उसके पास 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए, और यहाँ पर 50% से कम वोट हो सकते हैं। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बोला सीट ज़्यादा होनी चाहिए, बट वोट 50% से कम भी हो सकते हैं, यानी 50% से कम भी वोट हुए तब भी आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पर 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यही बात पूरी की पूरी लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर। आप चाहो तो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। वही छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है, इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी रखी जाती है, इसमें आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो एक इलाके से, इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितने वोट मिलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बंदे चुने जाते हैं। इसमें आप कैंडिडेट को वोट देते हो, इसमें आप पार्टी को वोट देते हो। ठीक है, और इसमें एक बंदे को ज़्यादा सीटें मिल सकती है जितने उसको वोट मिले हो, और यहाँ पर क्या होता है कि जितने वोट मिले उसके अकॉर्डिंग ही सीटें मिलती हैं। ठीक है, अगर ये किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं बच्चे, मैं इस चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने समझाया, क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए कम से कम 15 मिनट लिए थे, मेरे को याद है चैप्टर समझाया था जब। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, अगर समझना हो, वैसे ज़रूरत नहीं है अभी के लिए तो। ठीक है, एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो उसके बाद जब आप सेकंड टर्म की तैयारी करोगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों आएगा तो उस टाइम देख लेना। ठीक है, और अगर फाइनल की तैयारी कर रहे हो तब भी मेरे को लगता नहीं है इतना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल अलग से क्वेश्चन इसका नहीं बनता, बट फिर भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, चल, क्योंकि नहीं तो पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहोगे कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, तो इसलिए देख लेना। ठीक है, और मतलब 50% ये बता चुका हूँ, यहाँ पर मेजोरिटी वोट चाहिए। ये इंडिया और यूके में होता है, और ये इसराइल में और नीदरलैंड में होता है। अच्छा, इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को ही क्यों चुना, यानी इंडिया ने यही वाले सिस्टम को क्यों चुना, क्यों? क्योंकि पहला, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है वो लोगों के पास क्लियर चॉइस होती है, ज़्यादा चॉइसेस होती है, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए एकदम सही है। और साथ में यहाँ पर है ना लोग कैंडिडेट को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, वोटर्स नो द कैंडिडेट पर्सनली, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द अदर सिस्टम। यहाँ पर है ना बेसिकली कनेक्शन बैठता है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एम पी एम एल ए होते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं, एक बड़ी सी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर तो लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि अ, ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ इस पॉइंट का क्या मतलब है। वोटर नो द कैंडिडेट पर्सनली। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर जो भी वोटर्स होते हैं वो अपने एम एल ए एम पी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरा सिस्टम लेंगे तो पार्टी हो सकता है लोगों को यहाँ पर ये लगे कि यार पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इस चक्कर में क्या है, इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं, बना के भी लिख सकते हो। क्या? पहला, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। दूसरा, नए नाम को ऐड करना, पुराने नाम को हटाना। तीसरा, वोटर का रिजल्ट वगैरह करना, इलेक्शन वगैरह कराना, लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करना, है ना। और ये देखना कि ढंग से इलेक्शन हुए नहीं हुए, कोड ऑफ कंडक्ट निकालना, अलग अलग पार्टी को सिंबल वगैरह प्रोवाइड करना, कहीं पर धोखाधड़ी हुई है तो दोबारा इलेक्शन रीपोल करवाना, ये सारे काम होते हैं इलेक्शन के। क्या इलेक्शन के अंदर कुछ रिफॉर्म आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म बताओ? बिल्कुल। पहला, कि ये बोला जाता है कि हमारे सिस्टम को एफ पी टी पी से पी आर सिस्टम में चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि एफ पी टी पी की दिक्कत क्या है। एफ पी टी पी की एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी पार्टी को 51% से कम भी वोट मिलते हैं ना तब भी उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाती है, जिसमें एग्जांपल कांग्रेस का दे रखा है। अ, उसको 84 के 85 के टाइम में 1985 के टाइम में 415 सीटें मिली थी। वोट कितने थे? 48% बस। पता है 415 का मतलब जानते हो? 1947 से लेकर अभी तक कोई 400 350, जहाँ तक मेरे को याद है, क्रॉस नहीं कर पाया, कांग्रेस के अलावा। उस टाइम तो चलो नेहरू जी का दबदबा था, बट नेहरू जी के जाने के बाद पहली बार राजीव गांधी को पहले इलेक्शन में इतने वोट मिले थे, वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। ठीक है, चलो, तो ये अपने को समझ आ गया। तो पीआर सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं तो पीआर सिस्टम की इसलिए दिक्कतें लोग बताते हैं, और यही बात बोलते हुए कहते हैं कि पीआर सिस्टम को एफपीटीपी को पीआर सिस्टम से चेंज कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी है कि 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि नहीं है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तो है, बट यहाँ पर नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने चाहिए ताकि मनी वगैरह का रूल खत्म किया जा सके, जो भी बंदे पर क्रिमिनल केस है उसको कंटेस्ट करने से रोकना चाहिए। कास्ट और रीजन के नाम की अपील को बंद करवा देना चाहिए, और साथ में एक प्रॉपर रूल वगैरह बनाने चाहिए ताकि जो पार्टी के अंदर भी इलेक्शन वगैरह हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर या लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जिसे बोलते हैं। एमएलए और एमपी बनने का क्या क्राइटेरिया है? पहला, 25 साल एज होनी चाहिए, किसके लिए? किसके लिए? ये लेजिस्लेचर असेंबली नहीं, यहाँ पर आप लोकसभा लिख लेना। ठीक है,
लोकसभा लिख लेना। तो लोकसभा के लिए आपको 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लिए 30 साल होनी चाहिए। काउंसिल के लिए या राज्यसभा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी, कोई भी प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होना चाहिए, इसका मतलब है किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट आपको पता होगा, इंग्लिश में वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है कि क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उस पर, साबित नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर कितने सारे लोग हैं क्रिमिनल केस वाले, हाँ बट साबित नहीं हुआ, जिस दिन साबित हो जाएगा पोस्ट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स और कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल है। देखो पहले ये ब्रिटिश यूज़ करती थी इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल। इसमें पता है क्या होता था, किसी एरिया के अंदर अगर मान लो ए कम्युनिटी के लोग और बी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ए कम्युनिटी के लोग 90% है, मान लो 70% है, 70 नहीं 60 करते हैं, और बी जो है 40% है, तो ज़्यादा कौन है? ए। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स ब्रिटिश टाइम ये यूज़ करती थी और बोलती थी कि जी इलेक्शन में खड़ा भी ए कम्युनिटी का ही होगा और वोट भी ए कम्युनिटी के ही लोग ही डालेंगे। तो अब ध्यान से सोचो, क्या ए कम्युनिटी का बंदा जो कभी खड़ा हुआ है, क्या कभी बी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा? नहीं, और इसी की वजह से दंगे होंगे, और यही ब्रिटिश चाहती थी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ये कहता है कि ए और बी इलाके के अंदर अगर ए 60% है, बी 40% है, तो हाँ, खड़ा तो इलेक्शन में ए ही होगा, है ना, बट वोट जो है वो सारे डालेंगे। तो ए वाला बंदा बी का भी ध्यान रखेगा कि यार इनके भी वोट चाहिए मेरे को, तो इनके लिए भी काम करेगा और हारमोनी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम हमने आज़ादी के बाद यूज़ किया, और इंडिया के अंदर अभी लोकसभा के अंदर एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें रिजर्व है, याद रखना ये, है ना। चलो एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्शन और डेमोक्रेसी जो है टू साइड ऑफ कॉइन है। यानी जिस कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं, मतलब जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शन होंगे ही होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और जिस कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होगी होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में ही चलेगी, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं होती, और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाना वेस्ट है। चाइना इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं, बट वो वेस्ट है, क्यों? वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, घूम फिर के एक ही पार्टी आएगी वोट करने के बावजूद भी, तो क्या ही फायदा। तो बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन वेस्ट है दोनों। आर्टिकल 324 क्या है? आर्टिकल 324 बेसिकली हमारी पावर दिखाता है कि इसकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, सॉरी, हमारी इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। आई होप मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इलेक्शन, मैंने यहाँ पर भी इलेक्शन ही बोला हो, इलेक्शन कमीशन ही बोला हो, ठीक है। चलो आ जाते हैं जी। तो इलेक्शन कमीशन की पावर के, उसके पास सुपर इंडिपेंडेंस है, लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के, हर एक स्टेट के इलेक्शन वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को चुनने का, ये सारे के सारे इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 324। नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी 84 47 बता चुका हूँ। और एक टाइम पे ना इंडिया में वोटिंग एज 21 होती थी, अब 18 है। सर कब चेंज हुई? सर 1989 में चेंज हुई थी। और पहले एक ही है ना हेड होता था इलेक्शन कमीशन का, एक चेयर वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब 3 है। कब चेंज हुआ? ये भी 1989 में चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव वाला, बट एग्जीक्यूटिव की जो वीडियो है यानी सेकंड पार्ट है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी कर दी होगी यहाँ तो चेक कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी डाल दूंगा। और ये पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ में डोंट वरी, सारे चैप्टर डालूंगा, ठीक है। पूरे के पूरे 5 चैप्टर, हाँ मेरे को पता है 6 आ रहे हैं, डोंट वरी। वो वाली जो पीडीएफ है वो फिर मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। और ये जो हमारा चैनल है भरत कोरवाल वाला, इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, एमसीक्यू के लिए इसी पे ही आना है आपको। दूसरी बात कि ये जो है ना हमारा दूसरा चैनल मेन पॉइंट टेक, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जो भी वीडियो होगी टेक से रिलेटेड वो मैं बनाता हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है जी। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? आई होप कोई भी डाउट आपको ना हो। एक चीज़ चेक करता हूँ यार, मैंने इसमें 7 महीने से वीडियो नहीं डाली, मैं यही चेक कर रहा था मेरी लास्ट वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं। चलो क्लियर हो गया ना ये बात? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।